ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई है, तो ये लोग अब यहाँ आक्रमण नहीं कर पाएंगे, दीवार को तोड़ के नहीं जा सकते। तो इनके पास ऑप्शन क्या हुआ, वापस इधर आए। तो हुणों को जब चाइना पे आक्रमण करने में ये लोग असफल हो गए, तो इन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर चलना चालू किया, पश्चिम की ओर, चाइना के पश्चिम की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। अभी कुछ समय से आपकी कुछ वीडियो नहीं डल पा रही थी, हिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे वो अभी नहीं डल पा रहे थे। उसका कारण ये था कि हमारे पास इस बोर्ड के लिए इंक पर्याप्त नहीं थी, तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। परंतु अब हमारे पास इंक पर्याप्त है। अब आपकी डेली वीडियो डाली जाएंगी। सुबह आपके 9 बजे जो वीडियो डलती हैं वो आपकी हर दिन आपको वीडियो मिल जाएगी। तो समय का बर्बादी न करते हुए हम सीधे हमारे सिलेबस में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि भारत में बैक्ट्रियाई शासन का यहाँ पे क्या होता है, आक्रमण होता है। बैक्ट्रिया के लोग, जो यवन हिंद वाले लोग होते हैं, वो हमारे भारत पे आक्रमण करते हैं। ये मैंने एक मैप बनाया है। ये आज का आपका एशिया वाला क्षेत्र है। इसे पहले यूरेशिया भी कहते थे, क्योंकि पहले यहाँ जो यूरोप लगा हुआ है, पहले इस पूरे कंप्लीट यूनिट को हम क्या कहते थे, यूरेशिया कहते थे। परंतु आज के नक्शे के हिसाब से मैंने इसे कंप्लीट बना दिया है। अगर आप यहाँ पे इसके नोट्स बनाएंगे तो आप अपने सामने एटलस से या मैप आप डाउनलोड करके देखते जाइएगा, तो आपको चीज़ें बखूबी समझ में आएंगी। जैसे मैंने यहाँ बराबर लिख दिया है कि ये चाइना है, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्यारा भारत। ये तो आपको पता ही है, नक्शे से देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। ये बनाने का कारण क्या है, क्योंकि अब जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एक तो वो PCS UPSC दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड बात, मेंस में आपको यहाँ से मैपिंग के लिए भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थर्ड बात, प्रीलिम्स में आपको वो सारे फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, और वो फैक्ट आपको इन सारी चीज़ों से ही समझ में आएंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप बराबर इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक। एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देख के इसको समझ के प्रॉपर अपने नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। शक साम्राज्य का भारत में आक्रमण करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस कहानी याद दिलाना चाहूँगा। अभी तक हमने भारत में क्या देखा कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये इधर वाला जो क्षेत्र होता है, ये मतलब उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस वाले क्षेत्र का एक नाम होता है क्या, बैक्ट्रिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इस पूरे साम्राज्य को हम क्या कहते हैं, बैक्ट्रिया। इसके नीचे वाला साम्राज्य जो होता है, अफगानिस्तान तक तो आपका भारत लगा हुआ है। ये पहले आपका जो आज का भारत जो आप देख रहे हैं, पहले ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कंप्लीट एक यूनिट भारत होता था। ईरान वाले क्षेत्र में थोड़ा सा आप इधर तुर्कमेनिस्तान का थोड़ा हिस्सा लेके आप इधर चले जाओगे, तो ये ईरान वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या होता था, पार्थिया का साम्राज्य, पार्थियन, ठीक है, पार्थिया का साम्राज्य। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसके पहले वाली हिंद यवन वाली आप वीडियो देखें, उसमें आपको बैक्ट्रिया और पार्थिया बराबर मैपिंग के रूप में मैंने आपको बताया है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ पहले क्या, बैक्ट्रिया था, ये हुआ पार्थिया। दोनों का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसको आपको समझना है। अभी तक की पढ़ाई में हमने क्या पढ़ा, इस बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से लोग निकल के कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। इस वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत वाले क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो था आपका क्या, डेमेट्रियस था, जिसने क्या किया, भारत में आक्रमण किया। इसके बाद डेमेट्रियस के साथ मिनांडर आया, मिनांडर ने भी भारत पे आक्रमण किया। मिनांडर से संबंधित एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको बताना उस दिन भूल गया था शायद। मिनांडर जब भारत में आक्रमण करता है तो इसे भारत में एक बौद्ध भिक्षु वाला व्यक्ति मिलता है, बौद्ध सन्यासी मिलता है, जिसका नाम होता है नागसेन। कहीं कहीं जिक्र ये देखने को मिलता है कि नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध साहित्य की या बौद्ध धर्म की क्या दी हुई है, दीक्षा दी हुई है। एक जिक्र ये मिलता है, पर कहीं जिक्र हमें ये भी देखने को मिला है कि बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद के नाम से कहा गया है, मिलिंद, और इसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो का मतलब ही है कि मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसको ऐसा बताया है कि मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सवाल जवाब किए। उन्हीं सवाल जवाब का जो कंप्लीट संकलन है उसी को कहा गया है मिलिंद पन्नो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मिनांडर को नागसेन द्वारा, मिनांडर को कौन, नागसेन द्वारा क्या दिया जाता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। और इसी का संकलन आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलिंद पन्नो के नाम से एक किताब है, मिलिंद
पन्नो बुक है जिसे किसने लिखा है, नागसेन ने स्वयं लिखा है, तो उसमें आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। तो ये मिनांडर हमारे भारत में आ गया। फिर मिनांडर के बाद हमने देखा था कि इसका जो अंतिम शासक होता है वो हर्मियस होता है। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, हर्मियस होता है। तो ये तो कहानी हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले और भारत वाले क्षेत्र की कहानी हुई। और ये लोग ऐसा नहीं है कि भारत में ही आके सीधे आक्रमण किए, इनका साम्राज्य पहले बैक्ट्रिया में भी था। मिनांडर ने भी पहले बैक्ट्रिया में अपना शासन किया है, हर्मियस तो सीधे भारत में ही आके इन्होंने शासन किया है। तो ये अभी हमारे भारत में आके आक्रमण करके और हमारे भारत में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये था हमारा क्या, हिंद यवन वाला कॉन्सेप्ट। अब ये बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से डेमेट्रियस मिनांडर दोनों कहाँ पे आ गए, भारत आ गए। इस वाले क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया था कि जब ये लोग भारत में यहाँ पे अपने राज्य का साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में भी एक व्यक्ति ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, एक राजा अस्तित्व में आया था। कौन था वो व्यक्ति, यूक्रेटाइड्स। ये यूक्रेटाइड्स था जिसने बैक्ट्रिया में एक अपना राज्य स्थापित किया। इसी यूक्रेटाइड्स के बाद इसी के वंश को आगे बढ़ाते हुए कौन आता है, एंटियालकिड्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप इसको प्रीवियस वीडियो में देख लेना। एंटियालकिड्स आता है। एंटियालकिड्स, ये बैक्ट्रिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यूक्रेटाइड्स यहाँ पे अपना स्थापना करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, एंटियालकिड्स यहाँ पे आके अपने साम्राज्य स्थापित करेगा। एंटियालकिड्स से संबंधित एक बात मैंने और भी बताई थी आपको कि एंटियालकिड्स का एक कौन होता है, राजदूत होता है, हेलियोडोरस। मैं आपको बताया था हेलियोडोरस। ये क्या करता है, अपने राजदूत को कहाँ पहुँचाता है, भारत में पहुँचाता है। भारत के कौन से वाले क्षेत्र में, विदिशा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे कौन, भागभद्र का राज दरबार होता है। यही इसका राजदूत हेलियोडोरस जो विदिशा आता है भागभद्र के दरबार में, यही व्यक्ति विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी तक की कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अब आगे बढ़ने से पहले हमारा बैकवर्ड क्या हमारी स्थिति थी, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखेंगे इसके आगे। शक साम्राज्य हमारा टॉपिक पड़ता है कि भारत में शकों का आक्रमण होता है और शक साम्राज्य की स्थापना होती है। मैं आपसे सीधे आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपको किसी किताब में या कहीं आपको शायद ना मिल पाए। भारत में शकों के आने की वजह क्यों आए और भारत में ही क्यों आए और कैसे कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किन कारणों से शकों के बारे में हमें इतना डीपली पढ़ना पड़ता है, वो सारे टॉपिक, वो छोटे छोटे पॉइंट, बड़े बड़ी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बाई मैपिंग के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो शकों के बारे में कुछ हम इस प्रकार से समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। कैसे समझेंगे हम शकों को, कुछ इस प्रकार समझेंगे। पहला तो हम ये जानेंगे कि शक लोग कौन थे, शक एक्चुअल में थे कौन। सेकंड ये समझेंगे हम कि शकों का प्रारंभिक इतिहास क्या था। शकों का प्रारंभिक इतिहास क्या था, प्रारंभिक इतिहास कि ये लोग एक्चुअल में कहाँ से थे, कैसे आए, किन कारणों से यहाँ पे आए, कहाँ पहले रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ हम पहले समझेंगे। फिर इसके बाद हम थर्ड में आएंगे कि शकों पर आक्रमण होता है। इस दौरान पे शकों पर आक्रमण, शकों पर आक्रमण, तो इसको समझेंगे पहले हम कि शकों पे आक्रमण कैसा होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे शकों का बैक्ट्रिया पर आक्रमण, शकों का बैक्ट्रिया पर आक्रमण। फिर इसके बाद हम देखेंगे पांचवें पे कि शकों ने बैक्ट्रिया पे आक्रमण किया। इसको ऐसे समझिए, ये है बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र, शकों ने बैक्ट्रिया पे आक्रमण किया। बैक्ट्रिया से लगा हुआ आपका पार्थिया वाला क्षेत्र है, तो शकों ने बैक्ट्रिया के साथ साथ पार्थिया पे भी आक्रमण किया ही होगा, कुछ तो रीज़न रहा होगा। क्या कारण थे, किस वजह से किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप ये समझिए कि हमको किस टॉपिक से इसको समझना है ये। तो शकों का बैक्ट्रिया पे आक्रमण, इसके बाद हम देखेंगे शकों का पार्थिया पर आक्रमण, शकों का पार्थिया पर आक्रमण। फिर इसके बाद जब शक पार्थिया पे आक्रमण कर जाएंगे, पार्थिया को जीतेंगे, हारेंगे, जो भी होगा, उसके बाद भारत पर आक्रमण करते हैं शक। कहाँ करते हैं, भारत पर आक्रमण। शकों का फिर होता है भारत पर आक्रमण। अब इसको ऐसे समझिए, अभी जितनी भी किताबें अगर आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको डायरेक्टली आपको कहाँ पे लेके आते हैं वो लोग, भारत पर आक्रमण में लेके आते हैं डायरेक्ट।
परंतु भारत पे आक्रमण पे समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शकों ने भारत पे आक्रमण किया क्यों, और जब आक्रमण किया है तो किन कारणों से उन्होंने आक्रमण किया। एक बात, ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए, भारत में ही क्यों आक्रमण किए, और भी तो क्षेत्र थे वहाँ भी तो आक्रमण कर सकते थे। तो इन सारी बातों को हमें समझना जरूरी है। उसके बाद मैं शकों को लेके आऊँगा भारत में, उसके बाद हम भारत में आक्रमण करेंगे। स्पष्ट है यहाँ तक कहानी। तो इन 6 की 6 टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में क्लियर करेंगे, आराम से समझेंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शक से। शकों का प्रारंभिक इतिहास और शक दोनों को मैं एक साथ आपको दोनों को मिला के बता देता हूँ। ठीक है, शकों का और इसका। दरअसल शक, ये जो लोग हैं शक, ये जो मध्य एशिया, इसे मध्य एशिया के रूप में समझिए आप। ठीक है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं मध्य एशिया में एक जनजाति के लोग रहते थे जिन्हें कहते थे स्कथी जनजाति। क्या कहते थे? स्कथी लोग, स्कथी लोग रहते थे। तो ये जो शक लोग हैं मध्य एशिया में रहने वाले जो स्कथी लोग होते थे, उन्हीं की जनजाति का क्या था, एक समूह था, उन्हीं की जनजाति का समूह था। कहने का मतलब इनका संबंध किनसे था, किनसे था, स्कथी लोगों से था। अब इनकी नस्लों के बारे में प्रॉपर जानकारी हमें थोड़ी सी क्या मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राचीन जो भारतीय स्रोत हैं, चीनी स्रोत हैं, यूनानी स्रोत हैं और जो हमारे ईरानी स्रोत हैं, इन सभी में इस स्कथी लोगों के बारे में जो हमें डिटेल मिलती है वो एकदम अलग अलग मिलती है। प्राचीन भारतीय जो स्रोत हैं वो कुछ जानकारी देते हैं, चीनी स्रोत हमें कुछ और जानकारी देते हैं। वैसे तो इनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको चीनी स्रोतों में। फिर भी हमें जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से हम ये पाते हैं कि इनकी नस्लों के बारे में हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि ये लोग क्या थे, कैसे थे। फिर भी अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो शक थे वो कौन लोग थे, स्कथी लोग थे। कहने का मतलब कि शक, सारे शक, जितने भी शक थे वो कौन थे, स्कथी लोग थे। परंतु सभी स्कथी लोग शक होंगे इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। और ये लोग क्या करते थे, प्राचीन ईरानी परिवार की जो भाषा होती थी, ईरानी परिवार की भाषा, उस भाषा की बोली बोलते थे। तो ये थे इनका क्या, प्रारंभिक इतिहास। अब आपको एक शब्द यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा, स्कथी लोग। बार बार एक जिक्र आ रहा है, स्कथी लोग, स्कथी लोग। ये क्या है, तो इसको समझ लीजिए कि स्कथी लोग क्या है। स्कथी लोगों के बारे में ये जानकारी है, देखिए आप। दरअसल स्कथी लोग क्या हैं, ये लोग जो यूरेशिया का क्षेत्र है, यूरेशिया का, ये यूरेशिया क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये तो आज आप इसको एशिया के रूप में देख रहे हैं, परंतु पहले यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को मिला के यूरेशिया कहते थे। तो स्कथी लोग जो होते थे, ये स्कथी लोग जो होते थे, स्कथी लोग जो होते थे, ये लोग क्या थे, यूरेशिया के स्टेपी इलाकों से थे। स्टेपी इलाकों में रहते थे। स्टेपी इलाके बताऊंगा क्या होते हैं। तो स्कथी लोग मुख्यतः कहाँ पर रहते थे, यूरेशिया का जो स्टेपी इलाके वाले क्षेत्र होते थे उस वाले क्षेत्र से ये लोग थे, वहाँ पे रहते थे। अब स्टेपी क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे यूरेशिया का जो समशीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है, यूरेशिया का जो समशीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे जो पाए जाने वाले विशाल मैदान होते हैं उसको हम यूरेशिया में स्टेपी क्षेत्र बोलते हैं। अगर यहाँ के वनस्पति जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे घास फूस, झाड़ी, छोटे छोटे झाड़ी फूड़ी जो होते हैं वो, उनकी मात्रा यहाँ पे अधिकतर पाई जाती है, जबकि पेड़ पौधे जो बड़े बड़े होते हैं उनकी मात्रा यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम क्या, लगभग ना के बराबर ही पाई जाती है। तो स्टेपी इलाके आपको समझ में आया होगा कि यूरेशिया में पाए जाने वाले जो विशाल मैदान होते हैं एक प्रकार से, उन्हीं मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपी इलाके कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मैदान सिर्फ हमारे यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपको पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में अगर आपको बताऊँ मैं तो उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा एक क्या होता है, प्रेरी के नाम से एक विशाल मैदानों को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चले जाइए आप तो पाम्पा के नाम से बड़े बड़े विशाल मैदानों को जाना जाता है। और आप दक्षिण अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े विशाल मैदान होते हैं उनको पर्टिकुलर किसी न किसी नाम से जाना जाता है हर अलग अलग देशों में। तो ऐसे ही यूरेशिया के जो समशीतोष्ण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जहाँ पे छोटी छोटी घास फूस, मैदानी वाला विशाल मैदान वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेपी इलाके कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपी इलाके। तो ये जो स्कथी लोग थे, स्कथी लोग, ये लोग कहाँ पे रहते थे, यूरेशिया के स्टेपी इलाके वाले क्षेत्र में रहते थे। और ये लोग भी क्या करते थे, प्राचीन ईरानी भाषा ही बोलते थे। ये लोग भी क्या करते थे, प्राचीन ईरानी भाषा ही बोलते थे।
अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छे राइटर की बुक प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक जिक्र और ये मिलेगा कि शकों का संबंध स्कृति सरमती लोगों से था। स्कृति सरमती, मैं यहाँ पे आपको हर उस किताब के बारे में भी बताऊंगा कि जहाँ पे ये जिक्र देखने को मिलता है। पर्टिकुलर किताब का नाम तो नहीं लूँगा, परंतु मैं जिस किताब में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो कहीं कहीं किसी किताब में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शकों का संबंध किससे था, स्कृति सरमती लोगों से था। ये इनकी प्रजाति कहाँ से थी, स्कृति सरमती लोगों से थी। तो क्या थी स्कृति सरमती लोग, वो भी समझ लीजिए आप। मैंने आपको बताया कि जो यूरेशिया के स्टेपी इलाके वाले क्षेत्र में ये लोग जो रहते थे, स्कथी लोग, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे आपके कौन रह रहे हैं, स्कथी लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन रह रहे हैं, स्कथी लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसी के पश्चिम वाले क्षेत्र में यहाँ पे रहते थे सरमती लोग, सरमती लोग, ठीक। स्कथी सरमती लोग रहते थे। अब ये आपस में, इन दोनों का आपस में क्या रहता था, संबंध रहता था। भाई एक इंसान आपस में आइट साइड रहेगा तो उसका संबंध जरूर रहेगा। तो स्कथी सरमती लोग क्या रहते थे, आइट साइड रहते थे। तो इसीलिए कहीं कहीं इन दोनों का, दोनों नाम को एक नाम बना के लिख दिया जाता है कि शकों का संबंध जो था वो स्कथी सरमती लोगों से था, क्योंकि ये दोनों आपस में आइट साइड रहते थे। तो बस इतनी ही कहानी, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। तो अगर आपको कहीं कहीं अगर ये जिक्र देखने को मिलता है कि शकों का संबंध स्कथी सरमती लोगों से था, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्कथी सरमती लोग एक्चुअल में आइट साइड रहने वाली प्रजाति थी। ये भी यूरेशिया में ही रहने वाली एक प्रजाति थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कथी लोगों की एक जनजाति का समूह था, और उसी जनजाति के अंदर कुछ हिस्से को हम शक बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ हिस्से को हम सरमती भी बोलते हैं। तो उन्हीं दोनों को एक प्रॉपर नाम बना के बोल दिया जाता है कि स्कथी सरमती लोग रहे होंगे ये। तो ये था इनका लगभग प्रारंभिक इतिहास हमारा। अब हम देखेंगे कि शकों पे आक्रमण होता है, तो वो हम इस चीज़ को समझेंगे कि शकों पे आक्रमण कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं शकों पर आक्रमण। सेकंड हमारा पॉइंट जो था वो क्या था, शकों पर आक्रमण। शकों पर आक्रमण बहुत आराम से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ है, ठीक है। दरअसल ये जो शक व्यक्ति थे, शक लोग थे, इनका जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ पे था, सीर नदी के पास में था। सीर नदी कहाँ पे है, तो ये जो आपका कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये जो सीर नदी यहाँ से आपकी इन क्षेत्रों से बहते हुए निकलती है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये सीर नदी है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों से जाती है सीर नदी आपकी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन 4 राज्यों में बहती है एक नदी जिसको बोलते हैं सीर नदी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस समय मध्य एशिया की 2 सबसे बड़ी नदी होती थी। एक नदी होती थी सीर नदी, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। एक नदी होती थी ऑक्सस नदी, जो कि यहाँ पे आपका अफगानिस्तान के पास आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसको हम अमू दरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये 2 सबसे विशाल नदी होती थी सीर नदी। लगभग इसकी 2212 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सोच लीजिए कि उस समय कितनी लंबी होती थी। और एक और तथ्य की बात आपको बताऊँगा मैं कि इस्लामी सोच में, ठीक है, वैसे तो इस सीर नदी को अरबी भाषा में सेहुल के नाम से जाना जाता है। सेहुल नदी अरबी भाषा में। और इस्लामी सोच में जन्नत के लिए 4 नदियां बताई गई हैं। उन 4 नदियों में से एक नदी, यही वो नदी है सीर नदी, जो जन्नत की 4 नदियों में से एक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शकों का जो मूल स्थान होता था वो कहाँ होता था, इन सीर नदी के पास में होता था। तो यहाँ पे कौन रह रहे हैं, आपके शक लोग रह रहे हैं यहाँ पे, शक। बस अभी इतना जान लीजिए, ठीक है। तो शकों पर आक्रमण हुआ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। लगभग कितनी शताब्दी में, 2री सदी ईसा पूर्व में शकों पर आक्रमण करता है कौन, यऊची जनजाति के लोग। कौन करते हैं इन पे आक्रमण, यूइची जाति के लोग करते हैं। अब सवाल सीधे सीधे ये खड़ा हो रहा है कि अभी यूइची एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसको ऐसे समझते हैं। शक लोग यहाँ रह रहे हैं, इन पे आक्रमण करता है कौन, यूइची जाति के लोग। यूइची जाति के लोग क्या हैं, ये जो चाइना का क्षेत्र है, ये इसके उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में ये शक लोग रह रहे हैं। इसके आप जैसे यहाँ पे इनको कहाँ से आक्रमण होता है, इस वाले क्षेत्र से आक्रमण होता है। कहाँ से होता है, इस वाले क्षेत्र से, यहाँ से। यहाँ पे रहते हैं यूइची जाति के लोग, यूइची जाति के लोग, ठीक है। यूइची जाति के लोग कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि शकों पे आक्रमण जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उत्तर पश्चिम चाइना से आपको एक जाति आती है यूइची जाति के लोग, उन्होंने शकों पे आक्रमण किया। अब यूइची के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहले इस चाइना को तिब्बत के नाम से जाना जाता था, इसको ध्यान रखें आप थोड़ा सा। पहले इसको तिब्बत के नाम से भी जाना जाता था।
तो इसी तिब्बत वाले क्षेत्र में ये यहाँ पे कहाँ रहते थे, इस वाले क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, यूची जाति के लोग इस वाले क्षेत्र में रहते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई ये लोगों ने शकों पे आक्रमण क्यों किया, जब यहाँ पे अच्छे खासे रह रहे हैं तो इन पे आक्रमण क्यों किया। दरअसल हुआ ये था कि इन पे आक्रमण किया था किनने, हूणों ने, हूण जनजाति के लोगों ने इन पे आक्रमण किया था। हूण लोग कौन थे, चाइना के इस उत्तरी वाले क्षेत्र में, ये चाइना के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में रहते थे कौन जनजाति के लोग, हूण जनजाति के लोग। और मैं आपको बता दूं ये उस समय की सबसे बर्बर जाति के लोग थे हूण। इनका पेशा ही होता था लूट मार करना, चोरी चुरफंदी करना। इनके जीवन निर्वाह के लिए यही चीज़ें करते थे, लूट मार करना, मर्डर करना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो ये लोग रहते थे कहाँ पे, यहाँ पे रहते थे। तो यूची पे हूणों ने आक्रमण किया। हूण लोग कौन थे, ये लोग कहाँ पे, चाइना में निवास करने वाले, उत्तरी चाइना में निवास करने वाली क्या थी, एक जाति थी। और इन्हीं हूणों के, आपको बता दूं यही हूण वो जाति इतनी बर्बर किस्म की जाति थी कि इन्हीं के आक्रमण से अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए चाइना के एक विशाल सम्राट शी हियांगती ने क्या किया था, यहाँ पे एक विशाल दीवार का निर्माण किया था जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। शी हियांगती उस समय के राजा थे, लगभग 246 से लेकर 210 ईसा पूर्व की बात है ये। ठीक है, इस समय एक राजा होते थे यहाँ के जिनका नाम था शी हियांगती। उन्होंने क्या किया था, इन्हीं हूणों से आक्रमण को बचाने के लिए यहाँ पे एक दीवार बनवाई थी जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से आज भी जाना जाता है और वो आज भी है। अब देखिए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं हूण, यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई है, तो ये लोग अब यहाँ आक्रमण नहीं कर पाएंगे, दीवार को तोड़ के नहीं जा सकते। तो इनके पास ऑप्शन क्या हुआ, वापस इधर आने का। तो हूणों को जब चाइना पे आक्रमण करने में ये लोग असफल हो गए तो इन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर चलना चालू किया, पश्चिम की ओर, चाइना के पश्चिम की ओर। तो हूणों ने जैसे ही पश्चिम की ओर चलना चालू किया तो पश्चिम की ओर इनको कौन मिल रहा है, यूईची जाति मिल रही है। इन यूईची जाति पे इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। और इस हूणों के आक्रमण में यूईची जाति का जो राजा होता है वो मर जाता है और यहाँ पे यूईची जाति क्या हो जाती है, परास्त हो जाती है। यहाँ पे राजा की जो विधवा रानी होती है, ध्यान रखना है इस विधवा रानी के साथ एक उसका बच्चा भी होता है जिसका जिक्र आपको आगे देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो आपको उस समय याद दिलाऊंगा। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इस युद्ध में यूची जाति के लोग परास्त हो जाते हैं और यहाँ पे इसके राजा की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उसकी जो विधवा रानी होती है, विधवा रानी, उसी के नेतृत्व में जो बची हुई जनता होती है, बची हुई सेना होती है, उनको लेके ये लोग यहाँ से, इनको मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। मैंने बताया ना किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर रीज़न जरूर होता है। आप बगैर रीज़न के किसी भी चीज़ को पढ़ना मतलब आपके लिए बेकार चीज़ है वो। जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हूणों ने आक्रमण किया येऊची के ऊपर, इसीलिए येऊची के पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने के लिए। तो हूणों से यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कहाँ पे आए, इधर आए। क्लियर है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जाति, जनजाति किसी न किसी नदी घाटी के पास बसी होती है। जैसे शक बसे हुए हैं सीर नदी के पास में, ऐसे ही येऊची को अगर आक्रमण करना होगा तो ये लोग भी किसी न किसी नदी घाटी के पास अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने सीधे कहाँ पे अपना रुख बदला, शक जाति की ओर बदला, मतलब सीर दरिया की ओर ये लोग कहाँ करें, यहाँ बढ़े। चलिए यहाँ तक तो हम ये समझ पाए। जैसे ही येऊची जाति के लोग शकों पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे शक लोग क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। शक जाति के लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। येऊची, हूणों ने येऊची को खदेड़ा और येऊची ने शकों को खदेड़ा। येऊची जैसे ही शक पे आक्रमण करती है तो शक लोग यहाँ पे हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और यहाँ पे येऊची लोगों के साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ के जो शक लोग हैं ये लोग कहाँ जाएं, तो देखिए ये सीर नदी है, यहाँ पे सीर नदी के इस साइड में जैसे ही आप नीचे आओगे तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इस वाले क्षेत्र को मैं बता चुका हूँ कि इसको क्या कहते हैं, बैक्ट्रिया का क्षेत्र कहते हैं। तो यही वो समय था जब शकों ने क्या किया था, येऊची जाति से हार कर अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पे अपना आक्रमण किया है, बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में आक्रमण किया है। तो याद रखिएगा बैक्ट्रिया पे आक्रमण करने के पीछे इनका सीधा सीधा रास्ता ये था कि इनके ऊपर येऊची जाति के लोगों ने आक्रमण किया था और उसी के कारण इन्होंने उसी समय कहाँ पे किया, बैक्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पे बैक्ट्रिया में उस समय एक राजा हुआ था, थोड़ा उतना अच्छा राजा नहीं था, ठीक ठाक ही था, परंतु उसको आसानी से इन्होंने हराया और इस बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली।
तो ये थी कहानी शकों का बैक्टीरिया पे आक्रमण। अभी भारत नहीं आए हम, अभी सिर्फ बैक्टीरिया तक पहुँचे हैं। ठीक, अब इसके नीचे है क्या आपका पार्थिया वाला क्षेत्र है। अब एक टॉपिक ये आता है कि शकों ने पार्थिया पर भी आक्रमण किया है, उसके बाद वो उन्होंने भारत पे आक्रमण किया है। तो जब ये लोग यहाँ पे बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में रहने लगे तो पार्थिया में आक्रमण करने की क्या ज़रूरत थी, ये समझना है। और जब पार्थिया पे आक्रमण किया तो फिर भारत में आक्रमण करने की क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के बाद शकों का कहाँ पे आक्रमण होता है, पार्थिया पे आक्रमण होता है। इसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि शकों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया। तो हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक होगा छठवां, शकों का भारत पर आगमन या आक्रमण, दोनों कह लीजिए आप, आगमन कह लीजिए। ठीक है ना, आगमन, कैसे कैसे उनका आगमन होता है यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने शकों का भारत में आने से पहले आपको पूरी कहानी बता दिया है। कैसे कि ये लोग, उन्होंने क्या किया कि पार्थिया को ना जीत सकने के बाद, पार्थिया में असफलता पाने के बाद शक लोग क्या करते हैं, बलूचिस्तान सगिस्तान के मार्ग होते हुए वो कहाँ पे आते हैं, सिंध नदी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, दरअसल शकों ने पहले पहल जो सबसे पहले जिस क्षेत्र को जीता था वो मगध साम्राज्य के अंदर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले शकों ने इस वाले क्षेत्र को जीता, यहाँ पे आके रहने लगे। ठीक है, मगध आपका यहाँ से इतना पूरा लगा हुआ है, हम मान रहे हैं, परंतु शकों ने जो सबसे पहले जिस क्षेत्र को जीता है वो क्षेत्र मगध साम्राज्य के अंदर नहीं था, वो एक स्वतंत्र राज्य था जिसका नाम क्या था, मीन नगर। क्या था, मीन नगर। यही वो सबसे पहला राज्य है जहाँ पे शकों ने सबसे पहले अपने राज्य की स्थापना की। तो अगर पूछ लिया जाए कि शकों द्वारा स्थापित भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है आपका कौन सा, मीन नगर। इसी को ये लोग अपनी क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। और राजधानी बनाने के बाद यहीं से सारे जो भी इनके ऑपरेशंस होते हैं यहीं बैठ के सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हुई शुरुआत की कहानी, शकों का भारत में आगमन में सबसे शुरुआत कहानी कि इन्होंने मीन नगर पे अपने राज्य की स्थापना की और यहाँ पे इसकी राजधानी बनाई। ऐसा कहा जाता है कि जो शकों की भारत में आक्रमण की जो परंपरा है वो मध्ययुगीन एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसका नाम है कालकाचार कथानक। उसका नाम मैं लिख देता हूँ, कालकाचार्य कथानक। ठीक है, ये क्या है, एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक। इस कालकाचार्य कथानक के अनुसार ये बताया गया है कि इसके जो मुनि हैं, एक व्यक्ति हैं, शकों के आगमन का जो श्रेय दिया जाता है उसे दिया जाता है किसे, इस कालकाचार्य कथानक के जो मेन नायक हैं जिसका नाम था क्या, महर्षि कालक। ठीक है, महर्षि कालक, कालक ध्यान रखना, आचार्य या महर्षि कालक जैन मुनि थे ये। तो शकों को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे, महर्षि कालक को। क्यों दिया जाता है इसको समझिए। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कालक जो थे वो उज्जैनी वाले क्षेत्र में रहते थे और उज्जैनी वाले क्षेत्र में उस समय जो राजा था वो था राजा गर्दभिल्ल। कौन था, राजा गर्दभिल्ल। गर्दभिल्ल के अत्याचारों से ये परेशान होकर, ये उज्जैनी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है कौन, गर्दभिल्ल। गर्दभिल्ल इस यहाँ पे रहने वाला ये कौन थे, कालक, महर्षि कालक यहाँ रह रहे हैं उज्जैनी वाले क्षेत्र में। इसके गर्दभिल्ल के अत्याचारों से परेशान होकर ये क्या करते हैं, सुदूर पश्चिमी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। कहाँ, यहाँ पे कहाँ है, ये पार्थिया वाला क्षेत्र हो गया, पार्थिया। तो इसके अत्याचारों से परेशान होकर महर्षि कालक कहाँ आ जाते हैं, पार्थिया वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, परंतु जैसे ही वो पार्थिया वाले क्षेत्र में आते हैं तब वो यहाँ पे आके क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो मित्रदांत द्वितीय जो है शकों पर आक्रमण करके इनको भगा रहा है। तो जिस समय शकों को मित्रदांत द्वितीय भगा रहा था उसी समय महर्षि कालक पार्थिया पहुँचते हैं। वहाँ जाके देखने के बाद इन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई इस पार्थिया वाले क्षेत्र में भी तो लोग सिक्योर नहीं है। वहाँ से जो शकों को भगाया जा रहा था उन्हीं शकों को कैप्चर करता है कौन, महर्षि कालक। ठीक है ना। और ये उन्हें किसे बोलता है, शकों को बोलता है कि ऐसा करो कि आप इस क्षेत्र को छोड़ो और कहाँ चलो, भारत में चलो। देखिए दो चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती हैं।
गर्दभिल्ल के अत्याचारों से परेशान होकर महर्षि कालक उस क्षेत्र को छोड़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि महर्षि कालक को गर्दभिल्ल से बदला लेने की भावना जरूर रही होगी। तो उसे एक प्रकार की सेना चाहिए थी जो कि उसे शक के रूप में मिल गई, शक जाति के रूप में। इसी कारण से महर्षि कालक इन्हें आमंत्रण देता है, कहाँ के लिए? भारत के लिए, कि चलो भैया भारत में आक्रमण करो। और उन्हीं की देन है कि ये जो शक लोग हैं ये बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए, एक बात बताइए आप, आपके घर के सारे राज आपको पता होते हैं, ऐसे ही महर्षि कालक को पता था कि किस रास्ते से ये लोग आएंगे, यहाँ सिंध वाले प्रदेश में आके रह सकते हैं, नहीं तो मगध का क्षेत्र इनको रोक लेता। फिर भी इन्होंने ऐसे क्षेत्र में आके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उनको बसवा दिया। तो महर्षि कालक के गुप्त मार्गों द्वारा या महर्षि कालक के नेतृत्व में शक लोगों ने कहाँ पे आके बस गए, ये लोग शक वाले क्षेत्र में, शकिस्तान जो कि सिंध नदी के पास वाले क्षेत्र में आके बस गए। यहाँ पे इन्होंने अपने एक साम्राज्य की स्थापना की और यहाँ से स्थापना करने के बाद ये जो क्षेत्र जो आज का आपका गुजरात है, इसे पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया। सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को जीता और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को जीतने के बाद इन्होंने आक्रमण किया कहाँ पे? उज्जैन वाले क्षेत्र में, जहाँ से महर्षि कालक आए हुए थे। सौराष्ट्र का क्षेत्र जीता इस वाले क्षेत्र को और वहाँ से सीधा आक्रमण कर दिया कहाँ पे इन्होंने? गर्दभिल्ल के साम्राज्य में, उज्जैन वाले क्षेत्र में। शकों के आक्रमण के बाद गर्दभिल्ल यहाँ पे परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं और शकों के आक्रमण के दौरान इनको अपने राज्य को छोड़ के भागना पड़ता है। भागने के बाद इस पूरे क्षेत्र में शकों द्वारा साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। सौराष्ट्र और उज्जैन में शकों ने अपना क्या कर लिया? साम्राज्य की स्थापना कर ली और महाराजा गर्दभिल्ल जो थे क्या हो गए? यहाँ से भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक पुत्र होता है जो कि 14 वर्ष के बाद वापस लौट के आता है और अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकत्रित करके जो शक इस मालवा वाले क्षेत्र में, उज्जैन वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, इनको यहाँ से खदेड़ता है। कौन? इस गर्दभिल्ल का पुत्र। ये वही पुत्र है जिसने शकों को मालवा से खदेड़ने का काम किया, जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो ये जो 14 वर्षों के बाद गर्दभिल्ल का जो पुत्र आता है, पुत्र, यही रहता है कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। यही विक्रमादित्य क्या करता है? इन शकों को मालवा के क्षेत्र से खदेड़ देता है और उसी की जीत की उपलक्ष्य में ये एक संवत चलाता है, संवत, जिसे आज भी हम क्या जानते हैं? विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। ऐसी कहानी है इसकी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि विक्रमादित्य किसका पुत्र था? गर्दभिल्ल का पुत्र था। 14 वर्ष के बाद जैसे ही जब वो यहाँ पे आता है सारी शक्ति को एकत्रित करते हुए, तो शकों को क्या करता है? मालवा के क्षेत्र से खदेड़ने में सफल होता है और उसी जीत के उपलक्ष्य में एक संवत चलाता है जिसका नाम हम आज भी जानते हैं, विक्रम संवत के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। अब शक लोग जैसे ही भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो ये लोग क्या करते थे? शक लोग भारत में ही भारतीय लोगों के जो प्रांतीय गवर्नर होते थे उन्हें क्षत्रप के नाम से कहते थे, क्षत्रप। और क्षत्रप शब्द जो है आपको लगभग बता दूं मैं, ये ईरानी शब्द है, एक ईरानी शब्द है, एक छत्रपवन। ये जो क्षत्रप शब्द है, क्षत्रप, ये संभवतः इस ईरानी शब्द से लिया गया है। इसका मतलब ही हिंदी में होता है प्रांतीय गवर्नर। शकों के शासन की एक बड़ी मुख्य विशेषता होती थी। क्या होती थी? कि ये लोग जो भारत में शासन करते थे, समानतः 2 लोग शासन करते थे, एक साथ 2 लोग शासन करते थे। कैसे? एक होता था महाक्षत्रप और एक होता था क्षत्रप। ये 2 लोग ऐसे शासन करते थे। जब महाक्षत्रप मर जाता था तो क्षत्रप क्या करता था? महाक्षत्रप की पदवी ग्रहण कर लेता था, ठीक है। तो जो प्रांतीय गवर्नर होते थे उनको क्या कहते थे? हम क्षत्रप कहते थे। जैसे ही महाक्षत्रप मर जाता था तो क्षत्रप क्या करता था? महाक्षत्रप की उपाधि ले लेता था। ये हुई। अब ऐसे तो भारत के अंदर बहुत सारे क्षत्रप वंश बहुत सारे हुए हैं शकों के, परंतु मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना होता है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हम इसको 2 पार्टों में पढ़ लेते हैं, 2 पार्टों में पढ़ते हैं। कैसे कैसे? एक पढ़ते हैं हम तक्षशिला और मथुरा के उत्तरी क्षत्रप, और दूसरा पढ़ते हैं हम महाराष्ट्र और उज्जैनी के क्षत्रप, ठीक है। इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्षत्रप थे, परंतु हमारे सिलेबस में और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे पास है,
तो वो इनको इनकी जानकारी है। तो हम पूरे भारत में तक्षशिला और मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और महाराष्ट्र या नासिक के और उज्जैन के जो क्षत्रप होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से आज पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रप, बहुत डिटेल छोटी छोटी जानकारी इसमें अंदर, कुछ पॉइंट बनाने वाली बातें हैं जो कि आपको लिखना जरूरी है, काफ़ी कुछ मैंने बोर्ड में लिख दिया है। तो देखते हैं तक्षशिला के जो उत्तरी क्षत्रप हैं, इसमें ऐसा कहा जाता है कि इस वाले क्षेत्र में सबसे पहला जो राजा हमें देखने को मिला है वो मिला है मावेज। ठीक है, जिसका शासनकाल जो रहा है वो लगभग रहा है आपका 22 ईसा पूर्व से लेके 20 ईसा पूर्व तक, और ये शक साम्राज्य का सबसे पहला शासक था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मावेज जो है शक साम्राज्य का भारत में पहला राजा था, एक बात। दूसरी बात, अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि जो मावेज था वो पल्लव जाति से था, पल्लव वंश का शासक था या पल्लव जनजाति से रहा होगा, परंतु फिर भी मैक्सिमम विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, पल्लव जाति से नहीं, शक जाति का ही उसे माना जाता है, ये बात है। ठीक है, अब जो मावेज है, मावेज के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने उसके साम्राज्य में किया। क्या क्या किया? पहली बात तो इसने खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के चलाए, इसको ध्यान रखना है आपको। क्या चला इसने? खरोष्टी लिपि में इसने सिक्के चलाए, और उन्हीं सिक्कों में इसका नाम हमें दो अलग अलग नाम से मिलता है। ये मोय या मोह का नाम से इसको मिलता है। खरोष्टी लिपि के जो सिक्के चले हैं उसमें इसका नाम हमें क्या मिला है? मोह मिला है या मोह का नाम मिला है। इसके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तरी मथुरा से लेके पुष्कलवती तक इसका पूरा साम्राज्य था। उत्तरी मथुरा हो गया, फिर आपका यहाँ पे बीच में कपिसा आ जाता है, फिर आपका इधर कहाँ जाएगा? पुष्कलवती आ जाएगा। इस पूरे क्षेत्र तक इसका क्या था? पूरा की पूरा साम्राज्य क्या था? इसका विस्तार था। दूसरी बात इसकी क्या है कि इस व्यक्ति ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था राजाओं का महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कथन या कूट में आपको जरूर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इस व्यक्ति ने किस उपाधि का नाम धारण किया था, तो उपाधि का नाम था राजाओं का महाराज। ठीक। चौथी बात, मावेज के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बना एजेज। ठीक है, एजेज प्रथम इसका उत्तराधिकारी बना। इतिहासकारों का मानना है कि एजेज नाम के दो व्यक्ति हुए। कौन कौन हुए? मावेज के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो बना कौन? आपका एजेज प्रथम। ठीक है, उसके बाद एजेज प्रथम के बाद जिसने राज्य किया वो उसका नाम था एजिलिसेज, और एजिलिसेज के बाद जिसने शासन किया है वो था एजेज द्वितीय। तो ऐसे एजेज नाम के दो शासक हमें तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थी तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रपों की पूरी कहानी छोटे छोटे पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि जो मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप हैं उनके में क्या कहानी है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम मथुरा के उत्तरी क्षत्रप। ठीक है, मथुरा के उत्तरी क्षत्रप के बारे में क्या मुख्य मुख्य बातें हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इन मथुरा के उत्तरी क्षत्रपों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक साक्ष्य हैं वो क्या है? आपका मथुरा सिंह शीर्षक से प्राप्त जो हमें लेख प्राप्त हुआ है, उस लेख में सबसे ज़्यादा जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक, जिसके रचयिता मैंने आपको बताया था कि महर्षि कालक हैं जो जैन मुनि हैं, उनकी धारणा है कि ये जो मथुरा के उत्तरी क्षत्रप हैं इनको मालवा से विक्रमादित्य जिसने 57 ईसा पूर्व में उनको वहाँ से खदेड़ा था, जो मैं आपको बताया हूँ, वहाँ से खदेड़े जाने के बाद ये लोग कहाँ पे आके बसे हुए हैं? मथुरा वाले क्षेत्र में आके बसे हुए हैं। फिर देखा गया है कि हग्रामस और हगान ये दो ऐसे व्यक्ति हुए थे जो कि इस साम्राज्य के प्रारंभिक क्षत्रप थे। ठीक है ना। उसके बाद कौन आया? खरोस्त और राजूगुल ने शासन किया। ये लोग सभी लोग क्षत्रप के बाद महाक्षत्रप भी हुए हैं। फिर राजूगुल के बाद सोडास महाक्षत्रप बना। सोडास के बारे में भी ये जानकारी है कि सोडास जो राजूगुल के बाद महाक्षत्रप बना, इसके पहले वो क्षत्रप था। ठीक है, उसके बाद वो महाक्षत्रप बना है, और सोडास के बाद फिर तोरणदास ने क्या किया? शासन किया। फिर इसके बाद यहाँ से इन्हें कौन? कुषाणों द्वारा इनके साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से कुषाण साम्राज्य हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम महाराष्ट्र या नासिक के पश्चिमी क्षत्रप। इनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, छोटे छोटे पॉइंट में समझ लेते हैं। इस क्षत्रप शासक के जो प्रमुख शासक थे वो दो शासक थे, एक था भूमक और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो था नहपान। ये दोनों ही बड़े प्रतापी और दोनों ही अच्छे खासे राजा थे, विशाल राजा थे। ठीक है, क्षयराज क्षत्रप कहते थे स्वयं को, ये एक्चुअल में अपने आप को क्या कहते थे? क्षयराज क्षत्रप कहते थे। अपने आप को ये लोग क्या कहते थे? क्षयराज क्षत्रप मानते थे या कहते थे, ऐसा ये अपने आप को मानते थे।
और नहपान जो है, जो भूमक के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है, इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो लगभग 8 गुहा अभिलेखों में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसका नाम वहाँ पे उत्कीर्णित हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ नहपान के समय में जो उसकी राजधानी थी वो थी मिन्ननगर, उसकी क्या थी, राजधानी थी। अगला देखेंगे हम कि इसी के समय में जो गुजरात के पास में जो भड़ोच है, उसी भड़ोच को क्या था, एक ये बंदरगाह था। उस समय नहपान के समय ये क्या था, एक बंदरगाह था। तो ये था महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनके संबंध में नहपान और भूमक के विषय में कुछ विशेष जानकारी। ठीक है, अगला देखते हैं हम उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। ये उज्जैन के जो पश्चिमी क्षत्रप है ये अपने आप को कार्दमक या चष्टन वंश का मानते थे। चष्टन क्यों मानते थे ये आपको आगे समझ में आएगा। ये लोग अपने आप को क्या मानते थे, कार्दमक या चष्टन वंश अपने आप को मानते थे, या इनका वंश चष्टन वंश का कहलाता था। क्षैरातों के पश्चात इन्होंने जो शासन किया था वो सौराष्ट्र और मालवा में किया था। समझिए इसको क्या हुआ था। ठीक है, क्षैरातों ने जो सौराष्ट्र और मालवा में जो इन्होंने राज्य किया था, उसके बाद ये दूसरे शक शासक थे जिन्होंने सौराष्ट्र और मालवा पे क्या किया, अपना शासन किया। तीसरी बात है कि इनका जो सर्वप्रथम जो शासक रहा है, मतलब उज्जैन में जो सबसे पहला जो क्षैरात वंश का जो शासक रहा है वो कौन रहा है, यशोमतिक। यशोमतिक के बाद उसका जो पुत्र होता है वो चष्टन, जिसके नाम पे इस चष्टन वंश कहलाता है। तो चष्टन फिर उसका वहाँ पे क्या बनता है, राजा बनता है। चष्टन के बाद उसका जयदामन जो कि उसका पुत्र रहता है वो राजा बनता है, और जयदामन के बाद बनता है कौन, रुद्रदामन। इसको कहीं कहीं रुद्रदामा भी बोलते हैं। रुद्रदामन जो कि बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात राजा रहा है, जिसके बारे में आपको कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा, वो राजा बनता है। उसके बाद दामजद जो कि रुद्रदामन का पुत्र होता है वो राजा बनता है। संभवतः इस पूरे वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो रहा है रुद्र सिंह, जो कि अंतिम शासक रहा है, जिसका चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा क्या किया जाता है, हत्या की जाती है, और गुप्त साम्राज्य यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई पूरी शक साम्राज्य के बारे में और क्षत्रप शक्यों के बारे में पूरी जानकारी। थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए रुद्रदामन की। रुद्रदामन पूरे शक साम्राज्य के अंदर सबसे प्रसिद्ध और प्रख्यात राजा रहा है। इसकी जितनी भी जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है जूनागढ़ के अभिलेख से। क्यों? क्योंकि जिस अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में लिखा हुआ है उसी शिला में अशोक के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसी शिला में ये लिखा हुआ है कि एक झील थी, सुदर्शन झील। गिरनार या जो गिरिनगर वाला क्षेत्र था और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक झील वहाँ पे पानी पहुँचाती थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके अधीनस्थ जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने उस झील को बनवाया था। आगे चल के समय रहते हुए फिर अशोक के शासनकाल में भी उसका जीर्णोद्धार किया था। किसने? अशोक का ही एक प्रांतीय गवर्नर था जिसका नाम था तुषास्प, उसने उसका क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। इसी शिलालेख जूनागढ़ के अभिलेख में हमें ये सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की भी जानकारी मिलती है। किसके समय में? रुद्रदामन के समय में। रुद्रदामन के समय में सुदर्शन झील की क्या कहानी है? दरअसल दो नदियाँ थी। एक नदी थी कौन सी? एक पिलासनी नदी थी और एक का नाम था तुस्का। ऐसा एक नदी का नाम है सिकता नदी और पिलासनी नदी, ये दो नदी थी जिनमें क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण ये जो झील होती है जिस पे एक बांध बना होता है वो बांध टूट जाता है। उस बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए रुद्रदामन के समय में एक व्यक्ति होता है सुविशाख, जो कि जिसके नेतृत्व में इस पूरी की पूरी झील का जीर्णोद्धार किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली कहानी इसकी क्या होती है कि रुद्रदामन के समय में इन्होंने क्या चलाए, सिक्के चलाए। अपने आप को इन्होंने महाक्षत्रप की क्या दी, उपाधि दी। साथ ही साथ इनका एक मंत्री परिषद होता था हर एक चीज़ के लिए। जैसे आज आपके गवर्नेंस के अंदर जितने मंत्री परिषद होते हैं, वैसे ही मंत्री परिषद रुद्रदामन ने भी अपने समय में रखा था। ऐसी विशेष जानकारी रही है। फिर रुद्रदामन के बाद उसका जो पुत्र होता है दामजद, ये फिर उत्तराधिकारी बनता है। फिर गुप्त साम्राज्य यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से आपका शक साम्राज्य जो होता है पूरा खत्म होता है। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा कुषाणों के बारे में, पल्लव के बारे में, है ना, और भी कुछ रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश रह गए हैं, चेदी वंश रह गए हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो यहाँ से आपका शक साम्राज्य होता है खत्म। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली जानकारी में। तब तक आप बने रहें प्रदीप IAS अकेडमी के साथ। धन्यवाद।